हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर्स ख़त्म कर दिए, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना यार, ये पुरानी बुक्स के अंदर मतलब जो ओल्ड सी NCERT की बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 6 है, और नई बुक्स के अंदर क्योंकि चैप्टर 5 डिलीट कर दिया तो ये चैप्टर 5 बन गया है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी बुक में कौन सा है। तो ओल्ड बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 होगा और नई न्यू बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 5। हम चैप्टर नंबर 5 लेके ही चलेंगे क्योंकि हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे यार। ठीक, अच्छा, ये चैप्टर लंबा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कैसा चैप्टर है? तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है। ऑब्वियसली बात, बायोलॉजी है तो हमको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें इस चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आएगा। हम इस चैप्टर को कैसे डिवाइड करने वाले, तो हम सारे सब टॉपिक्स को एक मल्टीपल टॉपिक बना देंगे। ठीक है, मतलब हर वीडियो के हर एक टॉपिक के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, जिससे एक वीडियो में ज़्यादा लेंदी भी ना हो और एक में मैं सही से समझा सकूँ। ठीक है, डिटेल सही से दे सकूँ और ज़्यादा लेंदी भी ना हो तो मैं बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, है ना। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर तक मैं होप कर रहा हूँ कि तुमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, बाकी सेम जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इससे रिलेटेड जो MCQs है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें, और मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर चीज़ें होंगी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो जो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लग रखे हैं कि हम हर वीडियो में अपडेट कर दें, लेकिन फिर भी तुम्हें लास्ट वीडियो में तो मिलेगी क्योंकि MCQs, क्वेश्चन और बहुत सारी और चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, क्वेश्चन है कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस जो हमें लाइफ को सस्टेन करने में सपोर्ट करते हैं। मतलब कहने का ये कि ऐसे तरीके जो हमको लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें हेल्प करते हैं उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अगर ये प्रोसेस ना चले हमारी बॉडी में तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये ऐसे प्रोसेसेस है जो हमारी लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो किसको बनाए रखने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए रखेंगे। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग किस वजह से है? तो क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं वो हम धीरे धीरे और कैसे चल रहे हैं धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन यार इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक ही आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आपको कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यार हमारे पास कुछ तरीके हैं ये पता लगाने के कि कौन लिविंग है, कौन लिविंग नॉन लिविंग है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो तुम भी सोच सकते हो। ठीक है, पॉज करो और सोचो कि क्या क्या और हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कुछ कुछ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना यार, वो ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ग्रोथ दिखाएगा। जैसे कि तुम देखते भी हो आसपास, और तुम अपनी बॉडी को भी देख सकते हो। पहले तुम्हारी हाइट छोटी सी थी, अब तुम्हारी हाइट धीरे 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 बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारी हाइट इसलिए बढ़ती जा रही है ना। तो इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या दिखाता है? वो ग्रोथ दिखाता है। क्लियर है बात? सेकेंड पॉइंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, है ना। प्लांट्स को अगर छोड़ दिया जाए, पर प्लांट्स एक्सेप्शन है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन बाकी सारे क्या दिखाते हैं? मूवमेंट भी दिखाते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ इधर से उधर, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ? मूवमेंट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट भी दिखाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, अब तुम्हारे दिमाग में आया कि भैया डाइजेशन, रेस्पिरेशन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। मैं तो ये बोला ही है कि लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि जिसकी बॉडी में ये चल रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो एक बार के लिए मैं लिख भी देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, है ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया वगैरह वगैरह। ये सारे क्या हैं? ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक, अच्छा, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अगला पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दिखाता है ना यार, वो लाइफ प्रोसेस, मतलब इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है बात? जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दिखाएगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी नई ऑफस्प्रिंग को बनाना, है ना, अपनी जनरेशन को बनाए रखना। तो वो ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। एक बात और याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में ना आप रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन को क्यों इंक्लूड किया गया, तो सिंपल सा रीजन है इसका। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन या बनाए रखने के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है? सिर्फ अपनी स्पीशीज, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए। अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, अभी वाला पॉइंट समझना ज़रा ध्यान से। अगला पॉइंट आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दूसरा नाम है, बायोलॉजिकल टर्म है एक तरह से, केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए एक टर्म दिया गया मेटाबॉलिक रिएक्शन। और लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी में यही अंतर है। तो आपके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और आपकी और आप उसकी बॉडी में सिर्फ क्या अंतर है, इसी चीज़ का अंतर है कि आपकी बॉडी की केमिकल रिएक्शन अभी भी चल रही है और उसकी बॉडी की सारी केमिकल रिएक्शन रुक चुकी है। दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे सुनो जरा ध्यान से। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरीके की होती है, एक होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब क्वेश्चन ये कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या, तो सुनो, देखो केमिकल रिएक्शन चल क्यों रही है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन इसलिए चल रही है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, क्लियर। अब हमें एनर्जी मिल सके इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो एनर्जी दो तरीके से मिल सकती है आपको या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या तो उसकी बॉडी के अंदर कोई दो केमिकल कंपाउंड है वो मिल रहे हैं और फिर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एनाबॉलिक। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई केमिकल कंपाउंड टूट रहा है और फिर आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। आपकी बॉडी में हमेशा केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, चाहे आपकी बॉडी है चाहे किसी भी बॉडी ऑर्गन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो वो एनाबॉलिक या तो कैटाबॉलिक कुछ भी चला रहा हूँ, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहाँ पे चल रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन वहाँ पे चल रही है। समझ में आया। तो इसी को बोला जाता है केमिकल एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बायोलॉजिकल टर्म में। और जिसकी बॉडी में चल रहा होता है इसका नाम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि यार भैया ये तो समझ में आ गया, ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ना है। तो देखो यार, अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, मतलब इस चैप्टर का पहला मेन टॉपिक, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई है ना, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग के पहले 2 पेज कवर हो चुके हैं। तो बोलोगे 2 पेज कैसे हो गए, तो सेकंड पेज अगर तुम एनसीईआरटी का देखोगे तो उसमें ना पूरे चैप्टर में आप ये सब चीज़ें जो एक एक करके पढ़ने वाले उसके बीच में शॉर्ट चीज़ें बता रखी है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये पूरा पेज के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की हुई है। यहाँ पे शॉर्ट में एक एक पैराग्राफ के फॉर्म में सब कुछ बता रखा है कि आप आगे जाके क्या पढ़ने वाले हो, आगे जाके क्या पढ़ने वाले हो, डिटेल। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यहाँ से, डेट इज न्यूट्रिशन। क्लियर। तो हम न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला इम्पॉर्टेंट मतलब पहला ही टॉपिक है, और टॉपिक है न्यूट्रिशन। सुनना यार जरा ध्यान से। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या तो अपना खाना खुद बनाता है या किसी और सोर्स से लेता है, उस तरीके को कहा जाता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस by which an organism make their own food or get their food from another source, that process is known as nutrition। एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या तो अपना खाना खुद बनाएगा या किसी और से लेगा, दोनों तरीकों को मर्ज करके एक टर्म दिया गया, that is called nutrition। क्लियर है बात। अब इसके अंदर मैंने 2 बातें बोली है, या तो अपना खाना खुद बनाएगा या किसी और से लेगा। क्लियर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई तरीका जिसमें अपने आप अपने आप ही खाना बना रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, दैट प्रोसेस is known as autotrophic nutrition and that organism is known as autotrophic organism। एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, उस तरीके को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो बना रहा है उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। दूसरी तरफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते तो किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफिक organism। The process by which an organism get their food from another source, that process is known as heterotrophic nutrition and that organism is known as heterotrophic organism। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब अपना खाना जो खुद बनाते हैं that is autotrophic। कौन कौन बनाता है अपना खाना खुद, सबसे कॉमन एग्जांपल प्लांट्स। एक और चीज़ याद रखना, एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी हैं यार ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर है बात। सारे बैक्टीरिया नहीं है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी उसका दूसरा नाम, ये ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाता उसमें तो बहुत सारे हैं। हम खुद हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते किसी और सोर्स से लेते हैं उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बात। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है। कोई भी दिक्कत है कभी भी तो डाल दो डिस्क्रिप्शन में। मेरी आदत यार ऐसी हो गई है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस की वजह से कि मैं यही बोलता हूँ, है ना। अब इतने सालों की आदत ऐसे हटेगी तो है नहीं, है ना। तो इतने सालों की आदत चलती रहेगी, तो इसलिए आदत ही हो गई है कि बताओ डाउट, है ना। तो किसी को भी डाउट है तो कमेंट में डालो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम खाना बनाना सीखेंगे यार, खाना बनेगा तभी तो कोई खाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले खाना कैसे बनाया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बात। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बोल दो, ठीक है, आराम से सोच लो। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका जिसमें अपना खाना खुद बनाता है, किसी और सोर्स से लेता है। अपना खाना खुद बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, किसी और से ले रहा है तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अपना खाना खुद कौन बनाते हैं, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अपना खाना खुद कौन नहीं बनाता, तो ह्यूमन, एनिमल्स वगैरह वगैरह, ठीक। अपना खाना खुद कैसे बनाया जाता है, डेट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम ऑटोट्रॉफिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और ऑटोट्रॉफिक के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स अपना, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हम, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। ये तो पता ही है तुम लोगों को। प्लांट्स एक तरीका यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उस तरीके को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। सुनना, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा तरीका, देखो इसका मतलब ही है, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब टू मेक, तो इसका संधि विच्छेद करके क्या पता लगा, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना। तो एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को समझाते समय। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा तरीका जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस तरीके को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया भैया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट्स अपना खाना बना रहे लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ठीक है। तो देखो, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, ये बात याद रखना। जैसे मम्मी जब खाना बनाती है तो रोज़ अलग अलग तरीके से बनाती है ना, कुछ अलग अलग नई चीज़ें बनाती हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है भाई। प्लांट्स हर रोज़ एक ही चीज़ बनाएगा, डेट इज़ ग्लूकोज, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल्स है, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज तो हर रोज़ वो किस फॉर्म में खाना बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। पक्का क्लियर है। अच्छा, अब खाना बनता कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन ये। तो खाना बनता है प्लांट के हर एक लीफ में। तो प्लांट के पास चाहे 1000 लीफ है चाहे 1,00,000 लीफ है, हर लीफ में खाना बनेगा जब तक वो हेल्दी है, ठीक है। तो उसको जैसे सारी चीज़ें मिलने लगेगी तो वो हमेशा क्या करने लगेगा, खाना बनाने लगेगा, डेट इज ग्लूकोज बनाने लगेगा कंटिन्यूअसली। क्लियर है बात। दूसरी तरफ आते हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अब वो स्टोर किस फॉर्म में करेगा। सुनो जरा, देखो, प्लांट्स ने खाना बनाया, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको जितना खाना था उसने खा लिया, जितना उसको स्टोर कर, जितना उसको खाना था, खाने का मतलब है कि जितना उसको अभी चाहिए उसने वो यूज़ कर लिया। और कहीं पे और ज़रूरत है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्लांट में कहीं पे कोई नया लीफ निकल रहा है, कोई नई ब्रांच निकल रही है, कोई नया बर्ड निकल रहा है, प्लांट को कहीं चोट लग गई है, कहीं पे रिपेयरिंग के लिए चीज़ें भेजनी, तो हर जगह पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वहाँ पे भेज देता है प्लांट, ठीक है। तो पहले खुद यूज़ करता है और जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे भेज देता है। फिर भी अगर प्लांट के पास खाना बच जाता है तो वो ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है एक फॉर्म में जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्टार्च। इसका नाम क्या है, स्टार्च, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। इसका नाम है स्टार्च। स्टार्च एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्म में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। पक्का क्लियर है। एक सेकंड, बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दूँ यार, दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला। तो स्टार्च की फॉर्म में अपना खाना बनाना इज नॉन एज स्टोर करना, ये कैसा देगा। अब तुम बोलोगे कि बना ग्लूकोज की फॉर्म में रहा है, स्टोर या स्टार्च की फॉर्म में करा, ऐसा क्यों। तो सिंपल सा आंसर है यार, देखो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब उसको यूज़ करना तो बहुत ईजी है, लेकिन स्टोर करने में दिक्कत है। खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ, 1000 रुपये, है ना, अगर उसमें 1000 रुपये मैं अगर आपको दूंगा
तो दिमाग लगाओ ज़रा। मैं अगर बोलूँ एक एक के सिक्के में दे रहा हूँ तो बोलोगे क्या कर रहे हो यार, आप एक एक के सिक्के में मत दो, आप 500 के 2 नोट दे दो, 500 के 2 नोट दे दो, है ना। क्यों? क्योंकि उनको स्टोर करना ईजी है, एक तो वो लाइट वेट होंगे और स्टोर करना ईजी होगा। एक एक के सिक्कों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वैसे ही प्लांट के साथ भी है। प्लांट ने बोला यार ग्लूकोज बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, अगर उसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी। इसलिए इसने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया और फिर स्टोर कर लिया। है कि नहीं लॉजिक? समझ आया? क्या ह्यूमंस भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। ह्यूमंस जब स्टोर करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमंस को जब स्टोर करना होता है तो ह्यूमंस स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये बात याद रखना, ह्यूमंस खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर प्लांट्स को खाना बनाना है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन स्टोर करेंगे तो ग्लाइकोजन स्टार्च की फॉर्म में। ह्यूमंस बनाते तो नहीं है, कहीं और सोर्स से लेकर आएंगे और जितना बच जाता है वो स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अच्छा, स्टोर कहाँ करते हैं? प्लांट्स स्टोर करते हैं अपनी रूट्स में मोस्टली, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस कहाँ स्टोर करते हैं? ह्यूमन या एनिमल अपने लीवर में स्टोर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है। दूसरी तरफ कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं? तो स्टार्च यार कई मंथ्स के लिए स्टोर हो सकता है, क्योंकि प्लांट के पास अभी तो खाने बनाने का बिल्कुल बढ़िया सोर्स है, लीफ वगैरह है, तो मस्त खाना बनाता है वो और स्टोर करता रहता है। लेकिन कभी ऐसा टाइम आ गया जब खाना बना नहीं सकता, तब क्या करेगा? तब वो क्या करेगा? वो स्टोर किया हुआ फूड को लेकर आएगा, तो इसलिए कई मंथ्स तक स्टोर कर सकता है। दूसरी तरफ ह्यूमंस कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं? तो हम मैक्सिमम 8 घंटों के लिए स्टोर कर सकते हैं, 8 आवर्स के लिए बस, ठीक है। तो इसका अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे कि 8 आवर्स में के बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, तो ये सब अलग एक छोटा सा अलग टॉपिक है, हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो है बेसिकली राज, कैसे मोटा होया जाए और कैसे पतला हुआ जाए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पक्का क्लियर है? तो मोटे होने और पतले होने का राज है वो, लेकिन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो प्लांट्स ने खाना बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टोर कर लिया स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कैसे बनाया? प्रोसेस का नाम तो हमें पता है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन स्टेप्स क्या हैं? खाना कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आता है कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काम कैसे करता है। लेकिन एक चीज़ सोचो यार, खाना बनाने से पहले मम्मी मान लो खाना बनाने गई किचन में, तो सीधा खाना बनाने लग जाती है मम्मी? नहीं, पहले मम्मी क्या करती हैं? पहले सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करती हैं। तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएगा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या बन गया? हाउ डू प्लांट्स कलेक्ट देयर रॉ मटेरियल। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करता है, हमें ये पढ़ना है। पक्का क्लियर है? समझ आया? चलो, प्लांट कितने तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ करता है? प्लांट रॉ मटेरियल यूज़ करता है 3 टाइप्स का, 3 तरीके का प्लांट रॉ मटेरियल यूज़ करता है। क्लियर है बात? 3 तरीके का रॉ मटेरियल जब प्लांट यूज़ करेगा तब जाके खाना बनने की तैयारी की जाएगी, स्टार्टिंग होगी। 3 तरह के रॉ मटेरियल क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, हम ये भी पढ़ेंगे कि एक तो रॉ मटेरियल क्या क्या है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कैसे करता है, क्लियर, और वो आता कहाँ से, सोर्स क्या है। तो हम तीनों चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाने के लिए ना 3 रॉ मटेरियल चाहिए बस, है ना, सिर्फ 3, क्योंकि वो बनाते ही ग्लूकोज है हर रोज़, ठीक है। तो उसको ग्लूकोज बनाने के लिए हमेशा 3 चीज़ें चाहिए, क्लियर। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? तो सबसे पहली जो सबसे पहली चीज़ है वो है सनलाइट। प्लांट को सबसे पहले क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। चलो इसको सन में आ गया। ये इसको कहाँ से मिलती है यार? सनलाइट मिलती है सन से। और एब्जॉर्ब कैसे करता है? इसके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? जो कलर देता है। तो बेसिकली लीफ का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है जो क्या करता है? जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्लियर है? ठीक है। तो क्लोरोफिल हमेशा ऐसे होता है। हमारे ब्लड के अंदर भी एक पिगमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है, तो बोलोगे रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन, तो हमारे ब्लड के में आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड होता है और आरबीसी की वजह से ब्लड रेड होता है, तो वो भी एक हमारा पिगमेंट है। क्लियर? तो जो भी चीज़ किसी चीज़ को कलर देता है वो पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल मदद क्या करता है? सनलाइट से सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्लियर है बात? सेकंड, वाटर एंड कुछ उसके साथ आने वाले मिनरल। दूसरी चीज़ प्लांट को ये चाहिए, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये इसको कहाँ से मिलते हैं? ये इसको मिलते हैं सॉइल से यार। पक्का समझ में आया? प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और ये एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? ऑब्वियसली रूट्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड, थर्ड चीज़ चाहिए
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलती है? एयर से, ठीक है। हमारे को भी ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? आसपास की हवा से, वैसे प्लांट के साथ भी। लेकिन कहाँ से मिलती है तो समझ में आ गया। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं हम? तो हमारे पास तो नोज़ है, हम नोज से गैस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन प्लांट के पास क्या है? तो प्लांट के पास हमारी नोज की तरह एक पार्ट है जिसका नाम है स्टोमाटा। अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसकी, ठीक है। स्टोमाटा, दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, मतलब डाल दो कमेंट में, ठीक है। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, सन, ठीक है। वाटर मिनरल रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू, ठीक है। CO2 एब्जॉर्ब करते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू, एयर से। खत्म बात। 3 रॉ मटेरियल उनको चाहिए, और ये रहे वो 3 रॉ मटेरियल जो प्लांट को चाहिए। अब वो 3 रॉ मटेरियल को खाना बनाने में यूज़ करेगा। ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, है ना। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होंगे, रेसिपी क्या होगी। मम्मी खाना बनाती है, पहले इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए, अब रेसिपी फॉलो की जाएगी। क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे, कब कब यूज़ की जाएगी, जिससे खाना बनकर तैयार होगा। और खाना क्या है? डेट इज़ ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, और स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज कैसे बनता है, इससे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये रहे 3 रॉ मटेरियल, ठीक है। सनलाइट, वाटर एंड मिनरल और CO2। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, ठीक है, मतलब कैसे कैसे इन 3 चीज़ों को अब्जॉर्ब करेगा। अब हम इसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये, पहला क्वेश्चन तो ये कि कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स भी 3 है भाई, ठीक है। खाना बनाने के लिए प्लांट जो तरीका यूज़ करता है, ठीक है, उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स ख़त्म, खाना बनकर तैयार। कितना ईजी है, क्लियर। और 3 स्टेप्स ही बहुत ईजी है। 3 स्टेप्स में खाना बनकर तैयार हो जाता है, एकदम फुल एंड फाइनल। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे सुनो ज़रा ध्यान से। तो 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स खाना बनाएगा। पक्का क्लियर? अब सुनना ज़रा ध्यान से। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? सनलाइट चाहिए थी, वाटर एंड मिनरल चाहिए था, और CO2 चाहिए था। क्लियर? अब खाना बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो पहला स्टेप क्या है? तो सुनो, देखो सबसे पहले स्टेप में प्लांट सिर्फ एक काम करता है, ठीक है। सुनना ज़रा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में प्लांट सिर्फ एक काम करता है, डेट इज सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। सुनो ज़रा ध्यान से, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड। सिर्फ पहली लाइन में, सॉरी, पहले स्टेप में सिर्फ एक ही काम होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। क्लियर है बात? सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, क्लियर। सेकंड स्टेप में एक साथ 2 काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सुनो, जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है, नीचे से पानी भी आ रहा होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में सिर्फ अभी सनलाइट की बात करें तो सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। सेकंड स्टेप में 2 काम होते हैं, क्लियर। पहले एक चीज़ याद रखो, सनलाइट जो आ रही है ना प्लांट को सनलाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन सनलाइट जो एक्टिविटीज चालू करेगा, केमिकल एक्टिविटीज चालू करेगा, तो उसकी जरूरत है। तो सनलाइट को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी के अंदर। क्लियर है बात? तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने और कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको केमिकल एनर्जी के अंदर। तो सनलाइट जो आ रही है इज कन्वर्टेड, इट इज कन्वर्टेड, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर। साथ साथ में उसी के साथ एक और काम चल रहा होता है। तो सुनो, सबसे पहले स्टेप में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, बस। दूसरे स्टेप में सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। जो नीचे से पानी आ रहा है, समझ में आ रहा है? जो नीचे से पानी आ रहा है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो सुनो जरा ध्यान से, नीचे से क्या आया? पानी आया और उसको स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में 2 काम हो रहे हैं, ठीक है। देखो हायर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे H2, O2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सब चीज़ें रिलीज होती है। हमारे सिलेबस में सिर्फ अभी यही है, तो हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सिर्फ सनलाइट एब्जॉर्ब की गई। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। साथ साथ में नीचे से जो पानी आया उसको यूज़ कर लिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप में 2 काम एक साथ हुए हैं। क्लियर है बात? समझ में आया मैंने क्या बोला? थर्ड स्टेप, ठीक, थर्ड स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या होता है? तो सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे ना थोड़ी बहुत एनर्जी भी बनती है, वो थर्ड स्टेप में यूज़ की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेप वरना आपका रिलेटिव लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा नहीं है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बोल भी नहीं सकते उसको अभी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि सेकंड स्टेप में कुछ एनर्जी बनती है, वो एनर्जी थर्ड स्टेप में यूज़ की जाती है। क्लियर है बात? तो अभी के लिए क्या क्या है? तो सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब की गई, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में 2 काम हो रहे हैं, सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। साथ साथ में नीचे से जो पानी आ रहा है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर है बात?
आगे सुनो, थर्ड स्टेप में होता ये कि अब क्या बचा, देखो अब आपके पास रॉ मटेरियल में क्या क्या बचा, आपने सनलाइट यूज़ कर ली, वाटर मिनरल यूज़ कर लिया और CO2 बचा है। तो अब आप क्या करोगे, CO2 को कन्वर्ट करोगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, डेट इज ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज बनकर तैयार। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई वो आपने यहाँ पे यूज़ करी और उसकी मदद से CO2 को कन्वर्ट कर दिया सीधा ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज बनकर तैयार। एनसीईआरटी ने थर्ड लाइन में ना, अगर आप थर्ड लाइन पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीज़ें अलग से लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है मैं बताता हूँ। वो ये बोलते हैं कि CO2 गैस रिड्यूस्ड, दिमाग लगाना, CO2 गेट रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, ठीक है, अभी उसके बारे में और बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज करा है रिड्यूस, मैं इसका मतलब बताता हूँ। सुनो, मेरे को ये बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, याद करो। तो मैं बता देता हूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो रिएक्शन, मान लो ये रिएक्शन है एक, ठीक है। रिएक्शन से पहले यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे कार्बन है, वहाँ पर भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पर भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ पर है, यहाँ पे तो नहीं था, वहाँ पर है। हाइड्रोजन का जुड़ना याद करो, चैप्टर नंबर 1 है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना इज रिडक्शन, और उसी को एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया कि CO2 गेट रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं। तो लाइन लाइन में उन्होंने चीज़ें छुपा रखी है, ठीक है। तो CO2 रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन आप अगर नहीं भी लिखोगे, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा काम। तो CO2 इज रिड्यूसिंग इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कुछ भी बोल सकते हो, अब क्यों मैं बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपके भाई का नाम क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह, आपके पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे मैं जो नाम पूछ रहा हूँ तो आपके सबके अपने अपने नाम है, लेकिन आपकी सबकी पूरी फैमिली का एक जो सरनेम है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे मेरा नाम है हिमांशु अवस्थी, है ना, तो किसी और मेरी फैमिली में सबके अपने अपने नाम होंगे, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे आपकी फैमिली नेम क्या है तो अवस्थी फैमिली। वैसे ही इस फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च भी इसी में, ये ग्लाइकोजन वगैरह वगैरह, लेकिन इनकी पूरी फैमिली का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो एनसीईआरटी ने कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, बेसिकली वो ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज लिख रहे हैं हम, क्लियर है बात। और ग्लूकोज बनकर तैयार, 3 स्टेप में खाना बनकर तैयार। दोबारा सुनो, सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, पहले स्टेप में एक ही काम होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, सेकंड स्टेप है, सनलाइट को एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, साथ साथ में नीचे से जो पानी आ रहा है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, क्लियर। यहाँ से निकलती है थोड़ी बहुत एनर्जी। जो थर्ड स्टेप में बचा तीसरी चीज दैट इज CO2, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, दैट इज ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है, खत्म। ये था स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से प्लांट्स खाना बनाते हैं और खाना बनकर तैयार हो जाता है, खत्म, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, तो डाल देना कमेंट में, ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो सोच लो, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिएक्शन यूज़ करी जाती है यार, मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ पे एक एनसीईआरटी एक रिएक्शन यूज़ करी जाती है, देखो इस टॉप पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, CO2 + 12। देखो जरा हमने क्या करा है, हमने भी ऐसे ही तो करा है, सनलाइट एब्जॉर्ब यूज़ करिए, तो सनलाइट डायरेक्ट, उसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो एनर्जी वो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपने मेनली केमिकल की फॉर्म में पानी यूज़ किया है और CO2 यूज़ किया है, तो देखो ये लिखा हुआ पानी + CO2, तो CO2 + H2O। एरो पे याद है चैप्टर नंबर 1, दोबारा एरो पे हम क्या लिखते हैं, एरो पे हम वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जो हमको क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, डेट इज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। तो क्लोरोफिल और सनलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसलिए हमने उनको यूज़ कर लिया। फिर बन रहा है उससे क्या, ग्लूकोज, डेट इज C6H12O6 + O2 + H2O। अब 2 चीज़ें हैं, C6H12O2 तो हमें समझ में आ गया, 3 स्टेप ये रहे, ठीक है। तो C6H12O2 तो हमें समझ में आ गया, हमारे लिए ग्लूकोज बन रहा है, मतलब प्लांट्स अपने लिए बना रही है। H2O क्यों बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोज वो ग्लूकोज की हेल्प हो जाएगी H2O की वजह से, ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाए। O2 क्यों बन रहा है, हमारे लिए, है कि नहीं। O2 किसके लिए बनाया जा रहा है, हमारे लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई हम उसको CO2 दे रहे हैं ना, तो हमें बदले में क्या देगा वो O2। तो उसने प्रोडक्ट में क्या बनाई, 3 चीज़ें, एक ग्लूकोज बनाया, वो ये रहा, जो खुद यूज़ करेगा, बाद में स्टार्च की तरह स्टोर कर लेगा, ठीक है। दूसरा इसने बनाया पानी, दैट इज H2O, तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, वो आगे जाके पढ़ोगे आप, ठीक है। और थर्ड उसने बनाया O2, दैट इज ऑक्सीजन, वो हमारे लिए, हमने इसको CO2 दिया, हमें O2 देगा, उसी से समझना है, खत्म बात, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें प्लांट को एक साथ मिल जाएं,
ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तीनों चीज़ें प्लांट को एक साथ मिल जाए, क्योंकि अगर एक साथ नहीं मिलेगी तो खाना ही नहीं बनेगा क्या, कभी ऐसा नहीं होता। तो प्लांट क्या करता है, जब सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, जब जो चीज़ें मिलती है उसको वो स्टोर कर लेता है, क्लियर है बात। और जब सनलाइट आती है तब वही सारे स्टेप्स चालू कर देता है, क्लियर है। पहले क्या करता है, सारी चीज़ें वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। जैसी सनलाइट आती है तब वहाँ से वो काम चालू कर देता है, क्लियर है बात ये भी है कि ये जो 2 स्टेप है, यहाँ पे सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ से ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। वो आप जाके हायर क्लासेज में पढ़ोगे, किसी किसी की बुक में दे भी रखा होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो पहले दो स्टेप है ये लाइट रिएक्शन के पार्ट है, मतलब सनलाइट के बिना चल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन लास्ट का जो पार्ट है ये सनलाइट के बिना चल सकता है, सनलाइट में भी चल सकता है, सनलाइट के बिना भी चल सकता है, तो ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा डीप की जरूरत नहीं है। और ये हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खत्म, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये बताओ कि ये सारी चीज़ें मिली कैसे, दोबारा समझो भाई। हमारे पास 3 रॉ मटेरियल है, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल और CO2, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सनलाइट सन से अब्जॉर्ब कर ली गई क्लोरोफिल के थ्रू, कैसे, ये हमें नहीं पढ़ना यार, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्प्शन में कैसे मदद करता है ये हायर क्लासेज में है, क्लियर, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज़, पानी कैसे एब्जॉर्ब किया गया रूट्स के थ्रू, ये इसी चैप्टर में है लेकिन आगे जाकर है, क्लियर, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन आगे जाकर, ठीक है। थर्ड है CO2 कैसे आया प्लांट के अंदर, तो स्टोमेटा के थ्रू, कैसे, तो हाउ डज अ स्टोमेटा वर्क्स। अब हमारा अगला टॉपिक ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे को अभी पढ़ना है, क्लियर है। तो स्टोमेटा कैसे काम करता है अब हमें ये समझना है, ठीक है। तो प्लांट के पास 3 रॉ मटेरियल है, सनलाइट कैसे आया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पानी कैसे आया वो आगे जाके पढ़ेंगे, और एक गैस दैट इज CO2 कैसे आई वो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, देखो पहली बात तो ये कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा ना एक लीफ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। हमारे पास नोज है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ही पॉइंट है गैस एक्सचेंज करने का। प्लांट के पास एक पॉइंट नहीं होता, एक लीफ पर बहुत सारे स्टोमेटा हो सकते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेसिकली स्टोमेटा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे अगर हम तो कितने हो सकते हैं स्टोमेटा एक लीफ पर, तो लीफ के साइज पे डिपेंड करता है। किसी किसी में कुछ नंबर्स में होते हैं, किसी में 50-60 हज़ार तक भी हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 हज़ार मानते हैं हम, ठीक है, क्योंकि लीफ का साइज भी कभी कभी बहुत ज़्यादा वेराई करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टोमेटा दिखाई कैसा देता है, काम कैसे करता है वो बात की बात है, गैस एक्सचेंज कैसे करता है वो बात की बात है, दिखाई कैसा देता है। तो देखो अगर आप स्टोमेटा को अगर मतलब लीफ को अगर जूम करके देखोगे तो आपको स्टोमेटा दिखाई देगा, और स्टोमेटा के बीच में आपको 2 चीज़ें दिखाई देगी, डेट इज गार्ड सेल्स। सबसे पहले पानी एक्सचेंज के अंदर गार्ड सेल्स मदद करते हैं, कितने होते हैं, 2, एक ये रहा और इसके साइड में एक ये रहा, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 ये रहे गार्ड सेल्स, क्लियर। आगे सुनो, गार्ड सेल्स कैसे काम करते हैं अभी वो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके साइड में इसकी मदद करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है इसके हेल्पर सेल्स, डेट इज कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी मतलब इसके दोस्त, ठीक है। तो ये कुछ सब्सिडरी सेल्स हैं जो इसकी मदद करते हैं, तो इसलिए इनका नाम ही पड़ गया सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब हेल्प करने वाले, साथ देने वाले, ठीक है। तो ये सब्सिडरी सेल्स हो गए, पक्का क्लियर। लेकिन अभी हमें मतलब है अंदर गार्ड सेल्स से, ठीक। गार्ड सेल्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में ना कहीं कहीं पर आपको कुछ एक और चीज़ दिखा रही है, यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स बना रखे हैं। ये डॉट्स किस चीज़ के हैं, क्लोरोफिल के हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो यहीं पर होता है। लेकिन अभी हमारे इसके काम का नहीं है ये, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। चलो थोड़ी सी लेबलिंग करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या हो गया, ये तो हो गए गार्ड सेल्स, ये और ये दोनों, ये हो गए गार्ड सेल्स, क्लियर। ये हो गया येलो कलर का जो भी बना रखा है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफिल, और ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग का नाम है स्टोमेटल पोर। इस ओपनिंग का नाम क्या है, स्टोमेटल पोर, क्लियर है बात। और ये स्टोमेटल पोर ही है जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टोमेटल पोर ही है जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, क्लियर है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे होता है ये काम, तो सुनो। देखो गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, ये ओपन और क्लोज होते हैं जब क्या नाम है, तब जाके इसमें से गैस एक्सचेंज होती है। लेकिन ओपन और क्लोज कैसे होंगे, तो सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल ये रहे गार्ड सेल्स, ठीक है, और ये भी ओपन है, क्लियर। तो ये ओपन अगर है तो इनमें अभी स्टोमेटल पोर ओपन होगा और गैस एक्सचेंज चालू हो जाएगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये क्लोज होंगे तो गैस एक्सचेंज रुक जाएगा, क्लियर है बात। तो जैसे जैसे ओपन होते वैसे वैसे गार्ड सेल्स में जैसे ओपन हो गए वैसे वैसे गैस एक्सचेंज चालू, और जैसे जैसे क्लोज होंगे वैसे वैसे गैस एक्सचेंज रुक जाएगा, कोई दिक्कत,
क्लियर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, समझ में आ रहा है? तो सुनो, देखो अभी आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं, अगर मान लो मैं इसको बनाने लग जाऊं, ठीक है, ऐसे, तो एक क्लोज हो जाएंगे। और क्लोज होके कैसे दिखाई देंगे, तो समझना जरा ध्यान से, ये रहे क्लोज हो जाए, ये रहे क्लोज, क्लियर। तो ओपन और क्लोज इस तरीके से किए जाते हैं, पक्का क्लियर है? तो समझना जरा ध्यान से। तो अभी मान लो ओपन है, ठीक है, तो एक क्लोज कैसे होंगे, जैसे भी दिखाए रखें, क्लोज ये कैसे होते हैं, तो सुनो, देखो होता ये है कि इसके अंदर जो ये गार्ड सेल्स है, इनके अंदर भर जाता है पानी, वाटर कंसंट्रेशन। तो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करता है, वाटर कंसंट्रेशन, पानी की मात्रा कंट्रोल करती है स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल स्टोमाटा है, सॉरी गार्ड सेल्स है, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, उल्टा मत कर देना इसलिए ध्यान से सुनना, गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो गार्ड सेल्स धीरे 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 स्वेलिंग होते हैं और स्वेलिंग की वजह से ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही गार्ड सेल्स ओपन होते हैं गैस एक्सचेंज चालू हो जाता है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल्स में धीरे 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 पानी जाता है, ठीक है, जाता है या क्या होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे पानी धीरे धीरे जाता है तो धीरे 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 श्रिंक होते हैं, और श्रिंक होने वाले सिकुड़ते हैं और धीरे धीरे बंद हो जाता है स्टोमेटल, और गैस एक्सचेंज रुक जाता है। ज़्यादा समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा पानी आएगा, दोबारा गार्ड सेल्स में फिल अप होगा, दोबारा गार्ड सेल्स स्वेल करेंगे और दोबारा ओपन हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से पानी चले जाएगा तो धीरे 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 श्रिंक होने लगेंगे और बंद हो जाएगा। इस तरीके से चलता है गार्ड सेल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज स्टोमेटल पोर के थ्रू काम चालू, ठीक है। इसको दोबारा वहीं पे आ जाता है, ये रहा, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से गैस एक्सचेंज काम करता है और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, पक्का क्लियर है, समझ में आ गया। ये है गार्ड सेल्स के लिए, उल्टा मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। गार्ड सेल्स में जब पानी आता है तो ये स्वेल होते हैं और ओपन होते हैं, गार्ड सेल से जब पानी चले जाता है तब ये श्रिंक करते हैं और बंद हो जाते हैं, फिर पानी आएगा, फिर ओपन होंगे, फिर चले जाएगा, फिर इस तरीके से मूवमेंट दिखाते रहते हैं और गैस एक्सचेंज चालू रहता है, समझ में आ गया। और प्लांट के साथ ऐसा भी है, जैसे हमारे नोज़ कभी बंद नहीं होती है, हम सो भी रहे तभी हम सांस तो लेते ही रहते हैं, प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। जब उनको चाहिए होता है गैस एक्सचेंज के लिए प्रोसेस, तब वो गार्ड सेल्स के लिए एक्टिवेट करते हैं, और जब नहीं चाहिए होता है ये बंद ही रखते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टोमेटा ओपन रहेगा, क्लियर है बात। ये था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का कंप्लीट टॉपिक। खाना बनकर तैयार हो चुका है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। खाना कैसे बना, क्या प्रोसेस यूज़ हुआ, क्या क्या स्टेप्स यूज़ हुए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, हम ये सब पढ़ चुके हैं। ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हैं, ठीक है। ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ को सपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेस चलते किस में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता है। पता कैसे चलेगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ग्रोथ दिखाता होगा, मूवमेंट दिखाता होगा, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ दिखाता होगा, जैसे कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह, रिप्रोडक्शन दिखाता होगा, और केमिकल रिएक्शंस दिखाता होगा, डेट इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दिखाता होगा, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है डेट इज न्यूट्रिशन, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना या तो खुद बना रहा है या किसी और से ले रहा है। अगर वो अपना खाना खुद बनाता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगर वो अपना खाना खुद नहीं बनाता किसी और से लेता है डेट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब अपना खाना खुद बनाते हैं उनका एग्जाम्पल प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, और जो खुद नहीं बनाते डेट इज ह्यूमन, एनिमल वगैरह। अब खाना पहले बनेगा तभी तो कोई कंज्यूम करेगा, तो खाना कैसे बनता है, तो इसके लिए हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच plants make their food in the presence of sunlight, that process is known as photosynthesis, क्लियर है। अब प्लांट्स खाना कहाँ बनाते हैं, तो हर एक लीफ में बनाते हैं, क्लियर। किसकी फॉर्म में बनाते हैं, तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और ग्लूकोज अगर ज़्यादा बन जाए तो उसको स्टोर भी कर लेते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर क्यों नहीं करते, क्योंकि ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। ये छोटे 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 मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जाता है, फिर उसको स्टोर करना आसान होता है, क्लियर। क्या ह्यूमंस भी स्टोर करते हैं फूड को, बिल्कुल करते हैं। वो करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो भी लीवर में। प्लांट्स स्टोर करते हैं रूट्स वगैरह में, क्लियर। अब खाना बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो 3 तरह के रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज वाटर एंड सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, और CO2। इनको सनलाइट कहाँ से मिलती है, सन से, क्लोरोफिल की फॉर्म में, क्लोरोफिल के थ्रू। वाटर उनको मिलता है सॉइल से, रूट्स के थ्रू, और CO2 उनको मिलते हैं एयर से, स्टोमेटा के थ्रू, क्लियर। खाने के स्टेप्स क्या हैं, तो खाना बनाने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले सिर्फ एक काम, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, बात खत्म। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है क्लोरोफिल, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है।
सेकेंड स्टेप में 2 काम होते हैं, एक तो सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, साथ साथ में नीचे से जो पानी आ रहा है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है इस केमिकल एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ से थोड़ी बहुत जो एनर्जी बनती है वो यूज़ की जाती है थर्ड स्टेप के अंदर, और वहाँ पे बचा हुआ CO2 जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज बनकर तैयार। उसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6CO2 + 12H2O फॉर्म्स C6H12O6 + O2 + CO2 + O2 + H2O। क्लियर। और अब याद रखना इट इज़ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्योंकि वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं कि सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है भाई, ये तो पता है क्लोरोफिल करता है कैसे, लिए हमारे सिलेबस में नहीं है यार। H2O सॉइल से एब्जॉर्ब होती है रूट्स के थ्रू, कैसे वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन स्टोमाटा कैसे काम करता है CO2 का एब्जॉर्प्शन के लिए वो अभी पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमारा मुद्दा है स्टोमाटा कैसे काम करता है। तो स्टोमाटा के पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्टोमाटा बेसिकली होता है लीफ पे छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। तो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनको कहते हैं स्टोमाटा, और उनके अंदर देखोगे अगर आप जूम करके तो सबसे पहले होते हैं गार्ड सेल्स जो गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। उसके साइड में होते हैं उसके हेल्पर सेल्स जिनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, और वो इनकी मदद करते हैं। क्लियर। आगे जाकर दिमाग लगाना, तो गार्ड सेल जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग की मदद से क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज को चालू रखते हैं। अगर पानी आता है, ठीक है, पानी अगर गार्ड सेल में भर जाता है तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक, और ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल से पानी चले जाता है तो श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, गैस एक्सचेंज रुक जाता है। ठीक है, इसको भी अगर लिखना तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या वाटर, ठीक है, वाटर अप होता है, ठीक है, गार्ड सेल्स जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन, स्वेल एंड ओपन, गैस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट्स। क्लियर है बात? ठीक है, जब वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो गार्ड सेल्स श्रिंक एंड क्लोज, श्रिंक और क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज स्टॉप्स, गैस एक्सचेंज क्या हो जाता है, रुक जाता है, खत्म, इजी सा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ें खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया यार। ठीक है, तो वैसे ही हम आगे जाके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे देखते रहो। ठीक है, मैं लाइव और हर कुछ दिनों में अपडेट, मतलब हर रेगुलर अपडेशन आ रही है, तो ख़त्म करते हुए जाओ मेरे साथ। और जब नहीं आएगी वीडियो डेट संडेज़ या फिर सैटरडे और संडेज़ जो भी डेज होंगे वहाँ पे रिवीजन के लिए उनको रखो, ख़त्म। ठीक है, चलो ये टॉपिक ख़त्म करते हैं यार, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, हम उसका रिप्लाई करेंगे पक्का। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs आपको मिल जाएंगे, जो भी स्टफ मटेरियल होगा, जो फिर अगर डिटेल्स नोट्स चाहिए डिटेल्स, तो ऑब्वियसली बात मेरी बुक है वो। ठीक है, तो बुक के थ्रू आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको लेने का। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है। चलो बाय बाय।